बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी प्रॉब्लम नंबर 3 और चैप्टर 7 एडमिशन ऑफ पार्टनर। आइए पढ़ लेते हैं। और प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन सी है, गुडविल के ऊपर है। पिछली दो प्रॉब्लम्स भी गुडविल और कैपिटल्स पर थी, आप लोगों ने देख ली होंगी। बड़ी कॉमन सी सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें भी गुडविल का केस है और उसमें उसने कहा हुआ ये है कि ये एक स्पेसिफिक गुडविल है जो एक नया पार्टनर लेकर आ रहा है और उसका उसने दो केस बना दिए हैं। मतलब कि एक केस ये है कि जिसके अंदर वो कहता है कि वो जो गुडविल आई है वो बिजनेस में रिटेन हुई है, मतलब लोग जो पार्टनर हैं उन्होंने एक्जिस्टिंग पार्टनर उन्होंने उसको निकलवाया नहीं है, विड्रॉ नहीं किया। और दूसरा केस वो कहता है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया और फुली विड्रॉ कर लिया। ठीक है, बस ये दो केसेस के तहत उसने जो है वो पूछा है कि क्या सिनेरियो होगा, तो वो हम सिनेरियोस बता देंगे और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल से। इसके अंदर कोई ऐसा सच नहीं है कोई चीज को जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो। आइए देखते हैं इसको। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन रेशियो 3:2। दो पार्टनर है ए और बी और वो शेयर कर रहे हैं रेशो 3:2 के अंदर। सी इज एडमिटेड एज पार्टनर एंड इज टू बी गिवन 1/6 ऑफ द प्रॉफिट्स। यानी जो उसका प्रॉफिट है उसका 1/6 उसको जो है वो मिल रहा है। सी को उन्होंने एडमिट किया है, सी एक नया पार्टनर है, ए बी पहले थे, ये रेशो ले रहे थे, सी को एडमिट किया और 1/6 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। हिज शेयर ऑफ द गुडविल इज ₹40,000। अच्छा, अब ये वही है, मतलब जो वो गुडविल लेके आ रहा है ना वो 40,000 है। अब यहाँ पे अक्सर को कंफ्यूजन हो जाती है कि हिज शेयर ऑफ गुडविल का मतलब है कि ये उसकी गुडविल है, तो पहले भी उसी की होती थी, वही तो गुडविल की पेमेंट करता है। इसलिए this should not actually create any kind of a confusion in your mind that what is the meaning of this phrase his share of goodwill, क्योंकि पहले कॉमन लिखा होता था कि he brought goodwill of amount this। हमें अच्छा इतनी वो गुडविल लेके आया, तो इसका भी यही मतलब है कि वो गुडविल ही लेके आया 40,000 की। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर डाउट नहीं होना चाहिए। सही, 40,000 की वो गुडविल लेके आया। अब बस इतना ही क्वेश्चन है। उसने क्या दे दिया, पार्टनर बता दिए, उनकी एग्जिस्टिंग रेशो बता दी यानी ओल्ड रेशो, और सी एडमिट हुआ और उसका नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सी का है वो ये है और जो गुडविल वो लेके आ रहा है वो ये है। अब उसकी रिक्वायरमेंट सुनिए, कहता है कि गिव जर्नल एंट्रीज इफ ओल्ड पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द अमाउंट ऑफ द गुडविल एंड व्हेन दे विड्रॉ द अमाउंट ऑफ द गुडविल। समझ लग गया, दो केस बनते हैं। मतलब एक तो वो कहता है कि जब ओल्ड पार्टनर जो है वो पैसे विड्रॉ नहीं कर रहे गुडविल के, और एक है कि वो विड्रॉ कर लेते हैं। और विड्रॉ में उसने ये नहीं कहा कि कितने विड्रॉ करते हैं, इसका मतलब फुली विड्रॉ हो गए। जब वो ना मेंशन करे कि कितने विड्रॉ किए ना किए तो इसका मतलब है कि वो फुली विड्रॉ। हालांकि वो ये भी कह सकता था कि 50-50% जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिए, तो फिर हम 50-50% के हिसाब से उनका विड्रॉल कर देते। वो ये भी कह सकता है कि ए ने 50% विड्रॉ किए और बी ने 30% विड्रॉ किए, तो फिर हम उस रेशो से जो है उनको विड्रॉल दे देते और बाकी जो है वो बिजनेस में रहते, जो उनके बच जाते, उसे हम कहते पार्शियल विड्रॉल। और इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो जो है वो बनाई हुई है थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर, वो आपने जरूर देखी होगी। तो एनी हाउ क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। अब आते हैं हम इसके सोल्यूशन की तरफ। बड़ा सिंपल सा है। पहला केस है व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश एंड रिटेन्ड इन फर्म। मतलब कि गुडविल जो है वो कैश में पे हुई है और फर्म में रिटेन हुई है, मतलब उन्होंने विड्रॉ नहीं की है। पहला केस हो गया। अब आपको पता है कि जब गुडविल आती है तो हम कैश की फॉर्म में लेते हैं, यदि बैंक बैलेंस पड़ता है। अब कैश भी लिखा जा सकता है और बैंक भी लिखा जाता है, मैं पहले भी पिछली वीडियोस में बताया। हाँ, आप कैश लिख सकते हो क्योंकि अक्सर यहाँ पे माइंड में आएगा जी जब वो गुडविल पे इन कैश कर रहा है तो कैश आना चाहिए, तो नो डाउट आप कैश कर लीजिए। बैंक लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग इधर जो है ना, बस समझ लीजिए कि क्या लफ्ज मैं इस्तेमाल करूँ कि एक इल्तजा है कि कुछ चीजें जो है ना वो डिफरेंस होता है, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में उनमें डिफरेंस देखा जाता है और दूसरे ही कॉन्टेक्स्ट में उनमें डिफरेंस नहीं भी देखा जाता। मतलब यहाँ पर हम कैश या बैंक लिखते हैं क्योंकि खास सिनेरियो नहीं है तो चल जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसमें वो कैश सेंसिटिव है, मतलब कि आपने कैश को कैश लिखना है, बैंक को बैंक लिखना है, तो ऑब्वियसली उसमें हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ वो इतनी सेंसिटिव नहीं है केस, तो लिहाजा हम कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं। तो लिहाजा ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कैश लिखना है या बैंक लिखना है। डन हो गया। अब देखिए कि बैंक अकाउंट जो है वो 40,000 से आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 से आएगा। अब ये मैंने बताया कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो है दैट्स अ लायबिलिटी ओवर द फर्म, सो दैट्स व्हाई दिस अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया था। बीइंग द अमाउंट ऑफ द गुडविल ब्रॉट इन बाय सी, ये वो लेके आया है, मतलब वो उसने बैंक में पैसे दे दिए और फर्म पर लायबिलिटी बन गई। एक तरफ एसेट बढ़ा, एक तरफ लायबिलिटी। एसेट बढ़ा डेबिट और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट्स कॉमन चीज होगी। तो यहां तक तो ये चीज आ गई। अब इसको हमें करना है डिवाइड। अब डिवाइड कैसे करेंगे, उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये तो हमें पता है कि जब भी गुडविल आती है तो वो डिवाइड होती है ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान या एग्जिस्टिंग पार्टनर कह लो
किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर, यानी जो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो के मुताबिक हम उसको डिवाइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी वो हमें कैलकुलेट करनी पड़नी है ऑब्वियसली, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो तो यहाँ पे है नहीं, ओल्ड रेशो है, उसका शेयर दिया गया है, तो पहले हम न्यू रेशो निकालेंगे, न्यू रेशो के निकालने के बाद हम फिर उनका डिफरेंस लेंगे ओल्ड के साथ, तो फिर निकलेगी सैक्रिफाइसिंग रेशो, फिर उसके मुताबिक जो है वो इसको डिवाइड करेंगे। तो यानी एक कैलकुलेशन भी है जहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना है। एनी हाउ पहले एंट्री देख लेते हैं, नीचे कैलकुलेशंस भी हैं वो भी आप बता देता हूँ। होना क्या है एंट्री के अंदर, क्योंकि ये डिवीजन होनी है, तो ये जो 40,000 है, क्योंकि ये फुली विड्रॉ हो गया है, तो 40,000 जो है ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कैंसिल और उनके अकाउंट में चला जाना है, क्योंकि ये गुडविल किसको जानी है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को। एग्जिस्टिंग पार्टनर को कैसे जाएगी? उनके अकाउंट्स में। और उनके अकाउंट्स क्या होते हैं? कैपिटल। तो इसका मतलब उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाए, और क्रेडिट ही क्यों हो गए? क्योंकि बढ़ रहे हैं। डेबिट क्यों नहीं होगी? क्योंकि डेबिट तो करेंगे तो उनके अकाउंट कम हो जाएंगे ना, क्योंकि कैपिटल जब कम होगा तो डेबिट होगा। एनी हाउ ये कॉमन चीज है, बस मेरे माइंड में आती तो मैं कह देता हूँ, जिसको पता है उसे थोड़ा लगता है कि ये तो खैर जरूरत ही नहीं थी इसकी। एनी हाउ ओके जी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पे 40,000 और ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल 24,000 एंड 16,000 एंड दैट्स इट। एंड हियर इज बीइंग अमाउंट ऑफ द गुडविल relative to A and B in sacrificing ratio 3:2। अब ये sacrificing ratio 3:2 के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, मैं आपको कैलकुलेटर्स के ऊपर थोड़ा बहुत दिखा भी देता हूँ किस तरीके से ये आया है। और चलते हैं हम यहाँ पर, देखो 40,000 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 3:2 की, ठीक है। अब 3:2 है, दोनों का सम करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 3/5 और 2/5 के हिसाब से बनेगी, ठीक है। अब ये आई कैसे है वो हम नीचे कैलकुलेशंस में देखते हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि अमाउंट किस तरीके से है। 40,000 उसका आपने जो है वो 3/5 कर देना है, तो 24,000 आ गया, ठीक है, वो ये आ जाएगा। इसी तरीके से जो 40,000 है उसका आपने 2/5 कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया उसको 5 पे तो ये आ जाएगा 16,000। तो ये आ गई जी रकम 16,000। सिंपल डिवीजन होगी बस, इसके अंदर और कोई चीज थी नहीं, कॉमन है। यही एंट्रीज हमने पहली दो प्रॉब्लम्स के अंदर भी की हैं, यानी बैंक अकाउंट प्रीमियम, वहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, बस ठीक है, होता तो लिख देते, नहीं है तो नहीं लिखा। और प्रीमियम क्रेडिट हो गया, प्रीमियम बाद में डेबिट हो गया, उसके बाद जो है वो भी जो है वो दोनों के अकाउंट जो है कैपिटल जो है वो हो गया क्रेडिट, एंड दैट्स इट एंड फिनिश। पहला केस हो गया। दूसरा जो है वो कहते हैं विड्रॉ कर लिया। अब देखो यही उनके अकाउंट में चले गए ना पैसे, यानी जैसे बैंक में हमने डिपॉजिट करा देते तो बैंक में पड़े हुए, जब बैंक से विड्रॉ करेंगे तो क्या हो गया, हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। जैसे हम कॉमन मिसाल दे रहा हूँ कि बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक बैलेंस कम होगा और कैश हमारा आउट होगा, सही। इसी तरह यहाँ पे यानी जो कैपिटल है ये उनके अकाउंट कम हो जाएंगे, तो जब कम होंगे तो ये हो जाएंगे डेबिट, और पैसे निकलेंगे, तो जब पैसे निकलेंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, या कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सही। तो क्या होना है, यही जो एंट्री है ना एक्चुअल में रिवर्स हो जानी है, और इसकी जगह पे बैंक या कैश आ जाना है क्रेडिट में, यानी ये डेबिट में चले जाएंगे दोनों, और ये जो है ये क्रेडिट होगा, लेकिन क्या लिखा जाएगा, कैश, और ये वैल्यूज यही आएंगी उसी तरीके से। यानी 24,000 उसके कैपिटल में थे, उसने निकलवा लिए, तो ठीक है, कैपिटल 24,000 से कम हो गया, और बैंक अकाउंट उसका जो है वो 24,000 से क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से बी का कैपिटल है वो कम होगा, तो वो बी का कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अब आप अलग अलग भी एंट्री पास कर सकते हो और कंपाउंड भी पास की जा सकती है, यानी दोनों के अकाउंट को डेबिट कर दें, एज कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट इस रकम से, और दोनों का सम जो है वो 40,000 से बैंक को क्रेडिट कर दें, जैसे कि नीचे मैंने किया हुआ है। तो ये है दूसरा केस। तो व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश एंड अमाउंट इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स, तो इसमें यहाँ पे देखो कि बैंक अकाउंट और प्रीमियम, ये पहले वाली वही एंट्री है जो ऊपर हमने की है, दूसरी भी वही एंट्री है जो हमने ऊपर की है, तो ये दोनों एंट्रीज तो उसी तरह आएंगी इस केस में भी, यानी पहली एंट्री उसी तरीके से आएगी कि उसने गुडविल लाया, हमने लिख दी, बाद में वो गुडविल उनके अकाउंट में चली गई तो हमने अकाउंट में लिख दी, अब उन्होंने विड्रॉ कर लिए, तो ठीक है, जब विड्रॉ की है तो ये इसका कैपिटल भी कम हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, इसका कैपिटल भी कम हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा, और इन दोनों का जो सम है वो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों के सम से ही क्रेडिट हो जाएगा। सो बीइंग ऑफ गुडविल अमाउंट बीइंग बीइंग द, यहाँ पे होगा बीइंग द गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, सिंपल, यानी जो गुडविल है वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिए, फुली विड्रॉन है, पूरे पूरे पैसे उन्होंने निकलवा लिए। 50-50% होता तो हम इसका 50% लेते, वो 12,000 आ जाता, इसका 50% होता तो 8,000 आ जाता, तो फिर उसका सम हम यहाँ पे लिख देते, तो मतलब वो पार्शियल विड्रॉल होता, सही। हाँ मेरा ख्याल है बस इसमें और कुछ नहीं। हाँ एक चीज,
जब आप लोग ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो अगर आपको वो दोनों केस दे देता है तो आपको ये दोनों एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पे ये लिख दीजिएगा कि इन एडिशन टू द अबव 2 एंट्रीज फॉलोइंग एडिशनल एंट्री वुड बी पास। वो ये नीचे आपने ये एंट्री पास कर देनी है तीसरे वाली, यानी ये दोनों एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है, टाइम बच जाएगा। तो आप सिंपल इसको दोनों को स्किप करके सिर्फ ये एक एंट्री पास कर देना और ऊपर एक लाइन लिख देना कि दूसरे वाली पहले वाली 2 एंट्री सेम होगी और एडिशनल ये एक एंट्री हो जाएगी। डन। ये हो गया यहाँ पे। अब आ जाइए वर्किंग, और वर्किंग में सिर्फ हमने क्या सीखना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का निकालना, जो कि 3:2 है। ठीक है। अच्छा, अब हम सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए हमें ओल्ड रेशो पता होनी चाहिए, हमें न्यू रेशो पता होनी चाहिए, तो सेक्रीफाइसिंग निकल आएगी, यानी ओल्ड और न्यू होती तो सेक्रीफाइसिंग निकल आती। अब देखो ओल्ड रेशो जो है वो उसने ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 3:2, और जबकि हमारी यहाँ पर उसने शेयर भी दे रखा है न्यू पार्टनर का, जो कि 1/6 है। अब हम क्या करते हैं कि जो वो शेयर दे देता है तो हम सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकालते हैं कि जितना भी टोटल शेयर है, हम अस्यूम ये करते हैं कि जो फर्म है उसका जो टोटल शेयर अगर 1 है तो 1 में से 1/6 तो ले गया सी, तो बाकी क्या बचेगा, वो बचेगा रिमेनिंग शेयर। तो 1 में से हम 1/6 माइनस करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। सीधी सीधी बात है, यानी 6 में से अगर एक वो लेके जा रहा है तो 6 में से फिर 5 बच गया ना, 5/6 आ जाएगा। सो दैट इज द रिमेनिंग शेयर। तो आपने क्या करना है कि जब भी वो न्यू पार्टनर का शेयर देता है आपने 1 में से माइनस कर देना है, और वो 1 में से जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास ही उसका शेयर आ जाएगा। ठीक है, ये रिमेनिंग शेयर है, मतलब ये बाकी बच गए। अब इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है उसकी ओल्ड रेशो, तो हमारी न्यू रेशो आ जाएगी। मतलब ये बच गया टोटल रिमेनिंग, इसको उन्होंने अपनी ओल्ड रेशो के मुताबिक डिवाइड करना है, तो ये टोटल न्यू शेयर ऑफ ए कैसे आएगा, यानी जो 5/6 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए की रेशो के साथ। तो ए की रेशो थी 3, तो सम था रेशो का 3, 2 का 5, तो 3/5। समझ आ रही है ना, 3-2 की रेशो थी तो 3-2 को ऐड किए तो 5, तो बने ना ए की रेशो क्या बनी ओल्ड 3/5, और बी की क्या बनेगी 2/5। तो 3/5 को मल्टीप्लाई कर दिया रिमेनिंग शेयर 5/6 के साथ। अब ये 5 3 15 और 5 6 30, 15/30, 1/2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे मैंने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 3/6। आप यहाँ भी रहने दो, ये ना भी करो तो तब भी क्वेश्चन हल हो जाता है, लेकिन कॉमन अगर करना है तो दैट्स ओके। और ये अच्छी चीज़ होती है क्योंकि इससे एक मैं आपको एंड पे पॉइंट बताता हूँ, वो शायद आपको वो हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा शायद टाइम और बच जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। और उसके बाद है न्यू शेयर ऑफ बी। सो 2/5 उसका 2/5 है, और वही रिमेनिंग शेयर 5/6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2 5 10 और 5 6 30, तो 10/30, सो 1/3 और 2/6। डन। अब ये 2/6 कैसे आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि हमें नीचे वाला कॉमन करना था। तो हम क्या करते हैं कि ये जो इसके नीचे आ रहा है उसको उधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, जो उसके नीचे आ रहा है उसको इधर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई। तो यानी इधर 2 1 2 और 2 3 6, और उधर 3 1 3 और 3 2 6, नीचे भी 6 नीचे भी 6। तो दोनों रेशोज में नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको 3-2 ऊपर वाली कंसीडर होती है कि ये उनकी रेशो है, तो मतलब 3-2 की रेशो आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो न्यू रेशो आई ए और बी की वो है 3 रेशो। अच्छा, उनकी ओल्ड रेशो क्या थी 3-2 की, और उनकी न्यू रेशो क्या आई 3-2 की। तो न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3:2। अब चूंकि हमारे पास ओल्ड रेशो भी है न्यू रेशो भी है तो निकाला जा सकता है जी उसको। अब हम किस तरीके से करेंगे उनको, देखिए। अब हमारे पास सेक्रीफाइसिंग किस तरीके से आएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ए, कि आपने उनकी जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो क्या है 3/5, और उसमें से आपने ये 1/2 यही वाली लिख दो, या ये भी लिखी जा सकती है 3/6, किसी तरीके से भी किया जा सकता है, जो सी मर्जी हिसाब से आप इसको करोगे ना, आंसर आपका यही निकलना है। चले हम इसी वाली को अगर हम माइनस करते हैं 3/5, इसमें से माइनस कर दिया, एलसीएम लिया, चलो जी 10 आ गया। इसको आपने पीनी कैलकुलेशंस है, ये कर आके कटकटैया करके 1/10, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने फिर क्या किया कि जो इसके नीचे है ये 15, उसको उधर ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके नीचे 10 है उसको इधर ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 150 दोनों का आ गया, तो 15 और 10 की रेशो बन जाएगी। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो ए और बी की 15-10 है, इसको आप डिवाइड कर दो, तो 5 3 और 5 2 तो 3:2, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई। अब देखो यहाँ पे ओल्ड रेशो कितनी थी 3:2, न्यू रेशो कितनी आई 3:2, और सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आई 3:2।
ठीक है। अब हमने एक पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो सेम हो जाएं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो भी वही आती है। हमने एक प्रूफ भी किया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो इसलिए अगर आप क्वेश्चन को देख लो, अगर आपको कि ओल्ड रेशो, तो उसने क्वेश्चन में दी होनी है, न्यू रेशो आप निकालो, अगर न्यू रेशो उसकी वही आ जाती है जो उसकी ओल्ड रेशो थी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ये वाला करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक लाइन लिख देना कि एज द ओल्ड रेशो एंड द न्यू रेशो आर सेम, देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशो विल बी द सेम, 3:2। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप लिख देना एज वी नो दैट when old ratio and new ratios are same, the sacrificing ratio will also be the same। तो वो भी वही होगी, यानी 3:2 है तो 3:2 आ जाएगी, उसके अलावा कोई है तो वो हो जाएगी। डन। ये है एक शॉर्टकट, तो उस तरीके से आपने कर लेना है। बस ज़्यादा लंबी होगी वीडियो, लेकिन आप थोड़ा देख लेना यार, है थी तो सिंपल सी। एनी हो, अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी है उसको लाइक कर ले, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको कर देना डिसलाइक। और वीडियो देखने का और हमेशा खुश रहने का शुक्रिया।